हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज से हम PGT हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे जो आपके परीक्षोपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी बच्चे PGT प्रवक्ता पद हेतु इतिहास विषय से तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम प्रतिदिन आपको एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडुअल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के अलग अलग बेहद इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रतिदिन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें शामिल हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो आप बताइए ज़रा, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है सिंध प्रदेश में। कहाँ पर विकसित हुई है? सिंध प्रदेश में। ये UPPCS में पूछा भी जा चुका है। आमरी और कोट दीजी ये दोनों ही हड़प्पा कालीन स्थल हैं जो कि सिंध प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, और भारतीय उपमहाद्वीप से कह रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको बेहद इम्पॉर्टेंट है, मेहरगढ़ पालतू भैंस का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी का एक मुकुट प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है एक उसका नाम है कुणाल। कुणाल जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए थे। चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं हरियाणा से, हरियाणा के हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये इसको कहा गया है ब्रह्मवर्त प्रदेश। तो ब्रह्मवर्त प्रदेश की नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा गया है सरस्वती और द्रस्वती। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम था दोस्तों जेजाक भुक्ति। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, महमूद किस मुस्लिम शासक ने अपनी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदुओं को स्थान दिया था? तो इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपनी सेना में हिंदुओं को अधिक नियुक्त किया था। लगभग आधी सेना हिंदुओं से भरी हुई थी। ठीक है, कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी, पहला क्वेश्चन, कहाँ पर थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, और पुरुषपुर किस जगह स्थान था? पेशावर में। ठीक है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर में। अब यहाँ पर उसने एक चैत्य का निर्माण करवाया था जिसको कनिष्क चैत्य के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण कौन से वास्तुकार ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था यवन वास्तुकार आगिलस। आगिलस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगिलस यवन वास्तुकार था, उसके द्वारा कनिष्क चैत्य का निर्माण पुरुषपुर पेशावर में किया गया था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस कुषाण शासक के सिक्कों से संकर्षण और वासुदेव दोनों ही अंकित थे? संकर्षण और वासुदेव किसके सिक्कों पर अंकित थे? हुविस्क के सिक्कों पर। ये कुषाणकालीन शासक था हुविस्क, उसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का अंकन मिलता है। इसके बाद संगम काल में आते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम तमिल संघ की स्थापना किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने की थी। 3 संगम हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम तमिल संघ की स्थापना किसने की थी?
अगस्त्य ऋषि ने, याद रखिएगा। इसके बाद यहीं पर देख लेते हैं पहला और तीसरा, ये संगम आयोजित हुआ था मदुरई में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड मदुरई में आयोजित हुआ था। ठीक है। मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई। पांड्य, चोल चेर पांड्य। जैसे ये अगर नक्शा बनाएंगे साउथ का, तो इस तरफ थे चोल, ये चेर, और नीचे साउथ में थे पांड्य। चोल चेर पांड्य। तो ये जो पांड्य थे, इनकी राजधानी थी ये मदुरई, याद रखिएगा। ओके, चलिए। ये तोलकाप्पियम नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगमकालीन ग्रंथ है। तोलकाप्पियम, ये संगमकालीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। कई बार पूछा गया है कि तोलकाप्पियम किस से संबंधित, इसका विषय क्या है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, याद रखेंगे, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। संगम काल के 5 महाकाव्य थे, जिनमें से 3 महाकाव्य ही इस समय मौजूद हैं। एक तो है शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि। शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि, ये 3 महाकाव्य कहे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन महाकाव्य हैं? ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे आप, शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि। ठीक। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो शक शासक था एक रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भागवत धर्म का प्रवर्तक था, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। ठीक है, कृष्ण वासुदेव। और इनके जो गुरु थे, ये कौन थे? घोर आंगिरस। इनके गुरु का नाम था घोर आंगिरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण, उनके गुरु कौन थे? तो घोर आंगिरस थे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, दासराग युद्ध। दासराग युद्ध का नाम आपने सुना होगा, लेकिन कंफ्यूजन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि दासराग युद्ध किस समय का युद्ध था, ऋग्वैदिक कालीन के उत्तर वैदिक कालीन? तो मोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, दासराग युद्ध ऋग्वैदिक कालीन था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 10 राजाओं के द्वारा लड़ा गया था। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी, जिसका परुष्णी प्राचीन नाम था और नवीन नाम है रावी नदी। तो परुष्णी रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो रावी नदी के किनारे और या परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन ये युद्ध था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।